प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन इन द इक्वेटोरियल प्लेट। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन हो जाते हैं, यानी कि एक लाइन के अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। अब इक्वेटोरियल प्लेट में सभी क्रोमोसोम्स को अलाइन करना क्यों जरूरी होता है, ये किस तरह से होते हैं। देखिए हम लोगों ने प्रोफेज में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि वहां पर प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, यानी कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, खत्म हो जाती है। अब न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो उसको न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखते हैं, यानी कि उनको कैद करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाता है। कोई कहाँ पर जा रहा है, कोई कहाँ पर जा रहा है। तो क्या होता है, जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होती है, जो वो बिखरे हुए क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें एक जगह पर अलाइन कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें एक जगह बांध दिया जाता है। बांधा कैसे जाता है, देखें ये जो सेंट्रियोल्स है जो कि प्रोफेज के टाइम पर ऑपोजिट पोल के अंदर मूव कर गए थे, इस तरह से ऑपोजिट पोल के अंदर मूव कर गए थे। इन ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते इन सॉरी ये जो सेंट्रियोल्स होते इनसे लंबे लंबे धागे निकलते हैं, उन लंबे लंबे धागों को कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स। अब ये दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर। कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि एक सेंट्रियोल से निकलते हैं, दूसरे सेंट्रियोल्स के साथ जाके बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर नजर आ रहा है ना, जो एक साइड से निकल रहे हैं और दूसरे से एक सेंट्रियोल से निकल रहे हैं और दूसरे सेंट्रियोल्स के साथ जाके अटैच हो रहे हैं। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर, यानी कि इनके दरमियान में किसी टाइप की कोई हर्डल नहीं आ रही, रुकावट नहीं आ रही, एक तरफ से निकल रहे हैं दूसरी तरफ जाके बंध रहे हैं, दूसरे सेंट्रियोल के साथ जाके अटैच हो रहे हैं। दूसरा टाइप के हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर। डिसकॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स वो होते हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर कॉन्टिन्यूसली फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जो सेल साइकिल सेल डिवीजन के ऊपर अटेंड किया हो और देखा हो, तो वहां पर मैंने बहुत बार एक ही बात को रिपीट किया है। याद रखिएगा, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रोमियर के साथ अटैच नहीं होते, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, ये जो सेंट्रोमियर होते हैं, यहाँ पर मैं आपको पर्पल कलर में शो करती हूँ, ये वाले आपको सेंट्रोमियर नजर आ रहे हैं ना, ये वाले सेंट्रोमियर, इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स बाइंड नहीं करते, बल्कि क्या होते हैं, ये जो सेंट्रोमियर होते हैं इनके सराउंडिंग में एक प्रोटीन होती है जिसको बोला जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। इस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जाके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो वो वाले स्पिंडल फाइबर्स जो कि सेंट्रोमियर के साथ के ऊपर जो काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है उसके साथ बाइंड करते हैं, उसको कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि वो डिसकॉन्टिन्यूस हो रहे हैं, यानी कि वो क्या क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों तरफ से निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स को दरमियान में जोड़ के रखती है, और यहाँ पर एक इनविजिबल सी ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है इस तरह से बन जाती है, जिससे बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट। इससे यही जो होता है, ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, एक जगह पर अलाइन करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल, ये सारे के सारे सेल में एक जगह पर अलाइन हो जाते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग पोलाइडी की बात करें कि किस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही मिलेंगे, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर भी 46 मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने होंगे, 92 होंगे, क्योंकि एस फेज के अंदर हर क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड्स आ चुके थे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स 92 होंगे और क्रोमोसोम जो होंगे वो कितने होंगे, 46 होंगे। और ये होता है मेटाफेज 1। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज 1 की। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं कैसमेटा की जगह पर, जहां पर दोनों आपस में क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं, वहां से होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और मूव करते हैं कहां पर, ऑपोजिट पोल पर, विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। किस तरह से, देखें ये आपको जिस तरह से डायग्राम में नजर आ रहा है,
ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है। ये क्या करते हैं, ये यहाँ से एक दूसरे से इस तरह सेपरेट होते हैं, ब्रेक करते हैं और ऑपोजिट पोल में इस तरह से मूव करते हैं। अगर मैं आपको इस तरह से इस डायग्राम में दिखाऊं, ये देखिए दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, ये अटैच होते हैं। लेकिन जैसे ही एनाफेज आती है, एनाफेज में क्या होता है, ये जो दोनों सेंट्रिओल से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ये दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं और दो जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और ये क्या करते होते हैं, ये इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। देखिए हर क्रोमोसोम्स के पास, इसके पास भी दो क्रोमेटिड्स है, इसके पास भी दो क्रोमेटिड्स है। तो ये है, ये क्या करते हैं, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम्स के पास अभी भी क्या है, दो दो क्रोमेटिड्स है। और ये इस तरह से क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू करते हैं, जिस तरह से आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर की डायरेक्शन होती है वो सेंट्रियोल्स की तरफ होती है। ये देखें, ये सेंट्रोमियर की जो डायरेक्शन है ये सेंट्रियोल्स की तरफ ही है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कहाँ पर, एनाफेज, मियोसिस के एनाफेज 1 के अंदर और जो माइटोसिस का एनाफेज होता है वहां पर होता है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, chromatids do not split at the centromere position। याद रखिएगा एनाफेज के अंदर जो एनाफेज 1 होता है, मियोसिस 1 के अंदर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट नहीं करते। अगर हम लोग उसकी बात करें, माइटोसिस की बात करें, तो माइटोसिस में क्या होता था, ये इस तरह से क्रोमेटिड्स होते थे, ये आपस में इस तरह से यहाँ से ब्रेक कर जाते थे, यहाँ से ब्रेक करते थे। तो इस तरह से क्या होता था, दो दो क्रोमेटिड्स और दो दो क्रोमोसोम बन जाते थे, ये आपस में ऑपोजिट पोल में मूव कर रहे होते थे। लेकिन एनाफेज में इस तरह से सेपरेशन नहीं होते, यानी कि क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं करते, वो टूटते नहीं है, बल्कि क्या होते हैं, जो दो क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, सिर्फ वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर एनाफेज 1 में हम लोग इसकी पोलैरिटी को डिस्कस करें कि कितनी पोलैरिटी होती है, तो देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज 1 के अंदर हमें 46 ही मिलेंगे। अगर माइटोसिस में डिस्कस करें तो माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं माइटोसिस के एनाफेज में वो चेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 92 बन जाते हैं, क्योंकि क्रोमेटोड्स भी वहां पर 92 होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रोमेटिड्स नहीं टूट रहे हैं, अभी भी क्रोमोसोम जो है वो 46 है, सेंट्रोमियर भी 46 है, लेकिन क्रोमेटिड्स कितने होंगे, 92 ही होंगे, क्योंकि क्रोमेटिड्स जो थे, क्रोमेटिड्स का मतलब ये होता है डबल डीएनए, वो तो पहले ही एस फेज के अंदर डबल हो चुका होता है, इसीलिए एनाफेज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें 46 ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चेंज क्या आता है, यहाँ पर चेंज ये होता है कि ये जो दो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, सिर्फ वो एक दूसरे से अलग होते हैं और इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता। नेक्स्ट स्टेज आती है टीलोफेज 1, जो कि कैरियोकाइनेसिस 1 की लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग होकर ऑपोजिट पोल पर पहुंच चुके होते हैं। माइटोटिक ऑपरेटस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है, न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो रीअपेयर हो जाते हैं। और इस टाइम पर अगर सेल को देखें तो हमें सेल कुछ इस तरह से नजर आएगा, इस फॉर्म के अंदर, जिसमें एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, एक ये वाला न्यूक्लियस और एक ये वाला न्यूक्लियस। और अगर यहाँ पर पोलैरिटी की बात करें कि कितनी पोलैरिटी होगी, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 ही हमें देखने को मिलेंगे। 23 जो होंगे वो एक न्यूक्लियस के अंदर होंगे, 23 जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और 23 जो है वो हमें इस न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेंगे। 23 और 23 कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग सेंट्रोमियर की बात करें तो डेफिनेटली 46 ही सेंट्रोमियर होंगे। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने होंगे, 92 होंगे। देखिए अगर ये एक न्यूक्लियस है जिसके पास 23 है, और यहाँ पर हमें जो क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है किस तरह से नजर आ रहा है, बटरफ्लाई फॉर्म में, ये देखेंगे, ये आपको बटरफ्लाई फॉर्म में नजर आ रहे हैं ना सारे के सारे क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम्स के पास कितने क्रोमेटिड्स है, दो क्रोमेटिड्स है। अगर ये 23 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर दो क्रोमेटिड्स होंगे, तो क्रोमेटिड्स कितने हो गए, एक न्यूक्लियस के अंदर 46, इसके अंदर 46, इसके अंदर भी क्रोमेटिड्स कितने होंगे, 46। 46 और 46 कितने हो जाते हैं ना 92।
तो इस टाइम पर टेलोफेज में हमें क्रोमेटिड्स 92 मिलेंगे। और अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे और एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिले। एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 क्या होता है? हमारे पास इस तरह से 2 सेल हमें मिल जाते हैं। साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरह से हम लोगों ने माइटोसिस के अंदर डिस्कस किया था, वही सब कुछ होता है। वैसे ही साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है। इस तरह से मियोसिस 1 के लास्ट में हमें 2 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग पोलैरिटी को डिस्कस करें कि पोलैरिटी किस तरह से हमें देखने को मिलती है, तो हमें पोलैरिटी इस तरह से मिलती है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 हो जाते हैं। यानी कि हर सेल के पास यहाँ पर 2 सेल हैं, इस सेल में हमें 23 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे और इस सेल में हमें 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। नंबर ऑफ़ सेंट्रोमियर कितने होते हैं? 23 होते हैं और क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो हमें 46 मिलेंगे। यहाँ पर भी देखें, अगर हम लोग क्रोमोसोम की शेप को देखें तो किस तरह से हमें बटरफ्लाई शेप के अंदर हर क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, यानी कि हर क्रोमोसोम्स के पास कितने हैं? 2 क्रोमेटिड्स हैं जो कि एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें, देखें जब हम लोगों ने मियोसिस स्टार्ट की थी तो उस वक्त सेल हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था। क्या था? सेल के पास 4 क्रोमोसोम थे। ये देखिए, इस सेल के पास कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम्स है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये। यानी कि पेरेंट सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन उससे बनने वाले जो डॉटर सेल थे, एक ये वाला सेल और ये वाला सेल, इनके पास कितने क्रोमोसोम है? 2। 2 इस सेल के अंदर है, 2 इस सेल के अंदर है। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि मियोसिस 1 क्या होती है? हमारे पास मियोसिस 1 होती है रिडक्शन डिवीजन। हो गया ना रिड्यूस। पेरेंट सेल के अंदर हमें 4 क्रोमोसोम्स मिले थे, लेकिन उससे बनने वाले जो डॉटर सेल हैं उनके अंदर हमें 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन। और अगर हम लोग ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात करें तो ह्यूमन के अंदर हमें पेरेंट सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम नज़र आते हैं? 46। लेकिन उस 46 से जो बनने वाले 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, सॉरी, जो 2 डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम मिलते हैं हमें? 23। तो इसी वजह से कहा जाता है ये क्या है? ये जो मियोसिस 1 है वो क्या है? वो एक रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस 1 के कंप्लीट होने पर हमें क्या मिलता है? हमें इस तरह से सेल मिलते हैं, यानी कि ये सेल हैं जिनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से बटरफ्लाई फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। अब कभी भी सेल के अंदर इस तरह से क्रोमोसोम जो है वो बटरफ्लाई फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं रह सकते, ये नेचर के अगेंस्ट है। यानी कि एक क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड्स नहीं रह सकते। अब क्या करना है? अब सेल ने एंट्री लेनी है कहाँ पर? मियोसिस 2 के अंदर। लेकिन मियोसिस 2 के अंदर एंट्री लेने से पहले सेल को खुद को प्रिपेयर करना होगा, यानी कि अपनी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको बनाना होगा। जितनी भी प्रोटीन्स है, सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होगी, सेल को एटीपीज़ की ज़रूरत होगी और सारी की सारी, क्योंकि सेल ने दोबारा से डिवाइड करना है। दोबारा से डिवाइड करने का पर्पज़ क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड्स फॉर्म, जो 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं वो एक सिंगल फॉर्म में आ जाए। इस तरह से सेल जो है वो हमारे पास इस तरह से सेल आ जाए। और यही जो सेल होते हैं जिनके पास एक सिंगल क्रोमोसोम्स विद सिंगल अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड एग्जिस्ट कर रहा होता है, वही नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वरना इस फॉर्म के अंदर ये वाली फॉर्म है, इसके अंदर कभी भी सेल जो है वो नहीं रह सकता। इसी वजह से मियोसिस 2 के अंदर एंट्री लेना ज़रूरी होते। अब मियोसिस 2 के अंदर एंट्री लेने से पहले सेल को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सारी की सारी ऑर्गेनेलीज बनानी होती हैं, उसके साथ साथ सारी की एटीपीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। वो सब बनाने के लिए क्या करते हैं? मियोसिस 2 के अंदर एंटर होने से पहले एक और स्टेज होती है जिसे कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस का मतलब होता है, इंटर मीन बिटवीन, काइनेसिस मीन डिवीजन। 2 डिवीजन के दरमियान वाला जो एरिया होता है, जो स्टेज होती है, उसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। इसमें थोड़े से टाइम के लिए सेल जो है वो स्टे करता है, अपनी सारी प्रोटीन्स एटीपी बनाता है, अपनी ऑर्गेनेलीज की डिवीजन करता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, इंटरकाइनेसिस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी डुप्लीकेशन नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। बाकी सब चीज़ों की डुप्लीकेशन हो जाएगी। और जब इंटरकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेल क्या करेगा? सेल एंट्री लेगा मियोसिस 2 के अंदर। और मियोसिस 2 जो होती है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होती है।
मियोसिस 2 की सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस 2 की जो स्टेज होती है वो होती है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 जो होता है वो बिल्कुल जस्ट लाइक कैसा होता है, माइटोसिस के प्रोफेज की तरह। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल में मूव करने लग जाते हैं दोनों सेल्स के अंदर। जो स्पिंडल फाइबर होता है वो रीअपियर हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दोनों दोनों सेल्स के अंदर के न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डिसअपियर होती है। और यहाँ पर याद रखिएगा दोनों सेल का जो प्रोसेस होता है वो साथ साथ ही हो रहा होता है। प्रोफेज के कंप्लीट होने के साथ ही क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर के में अलाइन हो जाते हैं और एक मेटाफेज प्लेट बन जाती है सेल के दरमियान में। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो दोनों साइड के दोनों सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ एक प्रोटीन अटैच होती है जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है, उसके साथ जाके क्या होती है, बाइंड कर जाती है। इस टाइम पर अगर हम लोग प्रोफेज 2 में और मेटाफेज 2 में ह्यूमन सेल्स के अंदर पोलैरिटी को चेक करें कितनी होती है, तो वो पोलैरिटी हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो 23 नजर आएंगे, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर भी 23 नजर आएंगे, और क्रोमेटिड्स कितने होंगे, 46 होंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों स्टेजेस के अंदर जो क्रोमोसोम देखने में मिल रहे हैं वो किस तरह से मिल रहे हैं, बटरफ्लाई फॉर्म के अंदर ही नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है, जितने भी क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। देखिए क्रोमोसोम्स हमें इस तरह से इस फॉर्म के अंदर नजर आ रहा होता है, ये क्या करेंगे, इस फॉर्म में इस तरह से यहाँ से ब्रेक करेंगे, ठीक है, दरमियान में से ब्रेक करेंगे और दो दो क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जिस तरह से डायग्राम में हर सेल के अंदर, दोनों सेल के अंदर यही प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ पर याद रखिएगा जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है वो सेंट्रियोल्स की तरफ ही होती है, दोनों तरफ के, ठीक है, दोनों सेल्स के अंदर। एनाफेज के कंप्लीट होने के साथ ही क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि हर सेल के पास दो दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो रीअपियर हो जाती है, माइटोटिक ऑपरेटस जो बना होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और हर सेल के पास क्या आ जाता है, दो दो न्यूक्लियस आते हैं। ऊपर वाले सेल के पास भी दो दो न्यूक्लियस है, और नीचे वाले इस सेल के पास भी दो दो न्यूक्लियस है। अगर इस टाइम पर हम लोग ह्यूमन क्रोमोसोम्स की पोलैरिटी चेक करें ह्यूमन सेल के अंदर, तो हमें पोलैरिटी कुछ इस तरह से नजर आएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 होंगे। क्यों, क्योंकि एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इसके अंदर 23 होंगे, तो एक सेल के अंदर कितने होंगे, 46। इसी तरह जो नीचे वाला सेल है इसके अंदर क्रोमोसोम 23 होंगे, इसके अंदर भी क्रोमोसोम 23 हो जाएंगे। तो कितने हो गए, इस सेल के अंदर भी 46 हैं, इस सेल के अंदर भी 46 हैं, ठीक है। तो एक सेल के अंदर हमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, 46 मिल रहे हैं। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स भी कितने मिलेंगे, 46 ही मिलेंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमेटिड है। एनाफेज में भी हमें ये चीजें नजर आ रही होती है, टीलोफेज के अंदर भी हमें यही सब कुछ नजर आ रहा होता है। आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2 एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इस तरह से 4 हेप्लॉइड सेल्स आ जाते हैं। 4 हेप्लॉइड सेल्स किस तरह से आते हैं, देखें मियोसिस 2 के स्टार्ट में हमारे पास इस तरह से 2 सेल थे, ये वाले 2 सेल थे, हर सेल की डिवीजन हुई है। ये वाला जो सेल है इससे 2 सेल बने इस तरह से, ठीक है, और ये वाला जो सेल है इससे 2 सेल बने, 2 डॉटर सेल बने, तो हमारे पास कितने सेल आ गए, 4 सेल आ गए। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, देखिए जो ये वाला सेल है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 2 है, और इससे जो बनने वाले डॉटर सेल हैं उनके अंदर भी हर एक के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो दो दो ही हैं। इसके अंदर भी 2 हैं, और इससे बनने वाले जो डॉटर सेल है उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2 है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो मियोसिस 2 है वो क्या है, वो एक इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं जितने पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोई चेंज नहीं आती। बस चेंज का क्या आया, देखिए पेरेंट सेल के अंदर हमें जो क्रोमोसोम नजर आ रहे थे वो हमें इस तरह से बटरफ्लाई फॉर्म के अंदर नजर आ रहे थे, यानी कि एक क्रोमोसोम्स के अंदर दो दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट थे। लेकिन जो बनने वाले सेल हैं उनके अंदर क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है विद सिंगल अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड्स। तो अगर हम लोग ह्यूमन सेल्स की बात करें कि एट द एंड ऑफ मियोसिस ह्यूमन सेल्स के अंदर हमें पोलैरिटी किस तरह से नजर आती है,
तो वो हमें इस तरह से देखने को मिलती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने मिलेंगे? 23 मिलेंगे चारों सेल के अंदर। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर भी 23 होंगे, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स भी कितने होंगे? 23 होंगे। एंड दिस इज द होल स्टोरी ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होती है वो रिडक्शन डिवीजन होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं, जबकि मियोसिस 2 के अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस नहीं करते बल्कि इक्वल रहते हैं। जितने स्टार्टिंग में होते हैं मियोसिस 2 के स्टार्ट में होते हैं उतने ही एट द एंड रह जाते हैं।